बच्चों, आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का टेस्ट करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोग 1 से 30 तक प्रश्न किए थे और आज की क्लास में हम लोग 31 से 70 क्वेश्चन तक करेंगे। दैट मीन्स 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इस पर आप लोग बल दीजिएगा, याद कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को जस्ता चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किससे धातुओं को सस्ता और सुलभ तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, याद कीजिए बेटा, खनिज जो है, खनिज तो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर से निकाली गई पदार्थ होती है, लेकिन खनिज से किसी चीज को, मेटल को, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी, सोना वगैरह है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। खनिज में ही एक अयस्क होता है जिससे हम लोग मेटल को आसानी से कम खर्च में निकाल सकते हैं, तो आंसर बिहार हो जाएगा। एक बात यहाँ समझना बाबू कि अयस्क किसको कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग धरती के अंदर से फेरस सल्फाइड निकाले, है ना, Fe2O3 निकाले, तो ये सब जो पदार्थ निकला यही अयस्क हो गया। मतलब अयस्क में क्या है कि उसमें धातु मिला हुआ रहेगा, जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जो धातु के साथ साथ जो अन्य पदार्थ उपस्थित हैं, इसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। और अयस्क जो है एक प्रकार का यौगिक होता है, याद रखिएगा। अयस्क जो है यानी अयस्क एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, और इसका एक निश्चित अपना सूत्र होता है, किसका, अयस्क का। लेकिन खनिज जो होता है वह मिश्रण होता है और इसका कोई सूत्र नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। गैंग क्या है, गैंग एक प्रकार का अशुद्धि होता है। गैंग एक प्रकार का क्या होता है, अशुद्धि होता है। और फ्लक्स क्या है, इसी अशुद्धि को गलाने के लिए, इसी अशुद्धि को, जो अयस्क में अशुद्धि होता है, इसी को जो अशुद्धि को गलाने वाला होता है, नोट कर लीजिएगा, समझ गए। जो अयस्क में जो अशुद्धि होती है उसको जिसके माध्यम से गलाया जाता है आसानी तरीका से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। बात समझ रहे हैं। और देखिए, तो फिर समझिए, खनिज क्या है, पृथ्वी के अंदर से, धरातल से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। और उसी में से एक होता है यौगिक, अयस्क होता है, जो एक प्रकार का यौगिक होता है और इसका एक अपना सूत्र होता है, जैसे फेरस सल्फाइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, वगैरह वगैरह। और इसमें, इसी फेरिक ऑक्साइड में, मतलब अयस्क में जो बाहर से अशुद्धि इस प्रकार से मिला हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। दैट मीन्स गैंग जो है एक प्रकार का अशुद्धि है। गैंग एक प्रकार का क्या है, अशुद्धि है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा आप लोग, है ना। और इसी अशुद्धि को गलाने के लिए हम लोग जो अलग से पदार्थ प्रयोग करते हैं, यह हो गया आपका फ्लक्स। यह क्या हो गया, आपका फ्लक्स होगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलो, तो एक चीज और ध्यान दो यहाँ बेटा, जैसे अशुद्धि हुआ, गैंग, मतलब हम कह सकते हैं कि गैंग की बात करते हैं अगर हम लोग, कि गैंग जो है GANGE, गैंग प्लस फ्लक्स, मतलब अशुद्धि प्लस अशुद्धि उगलाने वाला, जब दोनों मिल करके जो नया पदार्थ बनता है, गलता है, इसी को हम लोग अश्लग कहते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग धातुमल कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। गैंग और फ्लक्स जब मिलता है तो स्लग बनता है, इसको हिंदी में धातुमल कहते हैं। इसको जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बात है, नोट कर लीजिएगा इसको। गैंग क्या है जी, गैंग एक प्रकार का अशुद्धि है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई है।
अब फ्लक्स क्या है, इसको गलाने वाला है। फ्लक्स क्या है, अशुद्धि को गलाने वाला है, गलाने वाला होता है। और जब ये अशुद्धि गल जाती है तो जो लिक्विड पदार्थ बनता है उसी को हम लोग स्लैग या धातु मल कहते हैं। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन धातुओं को प्रकट करती है ना? क्या आप लोग के पास आंसर है? दीजिए। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 से पार नहीं होगा, समझ गए? 8 से पार नहीं होगा, समझ रहे हैं? अगर हम वैलेंसी की बात कर लें, लगले देखो ये क्या वैलेंसी भी दिखा दे रहे आपको। देखिए, वैलेंसी मतलब संयोजकता, 1 वाला का 1, 2 का 3, 3 का 3 और 4 का 4 होता है। और 5 का उल्टा होगा, 3 हो चल जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 7 का 1 होगा, 8 का 0 होगा। मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 1 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 4 होगी, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी 3 होगी, और 6 वाले का 2, 7 वाले का 1, 8 वाले का 0 होता है। देखिए, ये सब जो हो गया 8 तक, 1 से 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लेकिन ये जो संख्या वैलेंसी संयोजकता जो होती है वो क्या होती है इसके बारे में जान जाइए। जैसे मान लो कि हम सोडियम को और क्लोरीन को अभिक्रिया कराएं, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाता है, मतलब दोनों जब मिलेगा तो ई जो है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों के बॉन्ड के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग अवग्रहण हुआ। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो वही बात स्पष्ट हुआ, सोडियम ने 1 त्याग किया तो इसकी वैलेंसी 1 हो गया, बाह्यतम कक्षा में 1 है भी और 1 त्याग किया। क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ए 7 वाला होगा। तो 7 वाला कै गो ले रहा है, 1 ले रहा है, तो यही इसकी वैलेंसी हो गई। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है वो वैलेंसी होता है। मतलब देखो, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में ऐसे इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पता है जब किसी से भी रिएक्शन करेगा तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ रहे हैं? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, बाह्यतम कक्षा में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी से अभिक्रिया करेगा तो यह जानते हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इसके वैलेंसी 2 होगी। थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है कि जो 4 तक होता है ये प्लस मानते हैं, इसको प्लस माइनस का साइन दिया गया है। 4 को प्लस माइनस 2 ले सकते हो, और ये पूर्ण रूप से माइनस होता है। तो सल्फर का वैलेंसी -2, क्लोरीन का वैलेंसी -1 हो गया। तो वैलेंसी का मतलब हुआ कि रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? है ना? तो क्या यहाँ पर आप लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्लियर कर लिए और वैलेंसी भी क्लियर कर लिए? क्लियर हो गया ना? एक और बात याद रखना है बाबू कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिकतम 8 होता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिसका 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का उसका वैलेंसी 0 होगा, मतलब न इलेक्ट्रॉन लेगा न इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे हम बात करते हैं नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। इसका विन्यास देखा जाए तो 2 8 होता है। आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 8 8 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में भी 8 है, इसके बाह्यतम कक्षा में भी 8 है। तो यह नियोन और आर्गन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब नियोन और आर्गन किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। तो एक निष्कर्ष यहाँ पर निकला, जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी से समानतः अभिक्रिया नहीं करता है।
तो जितने भी अक्रिय गैस हैं, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, जेनॉन है और एक हीलियम है। हीलियम अपवाद जैसा समझिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अब आत्म कक्षा में भी 2 ये है, लेकिन फिर भी जो है से यह अपने आप में अस्थाई परमाणु है, किसी से अभिक्रिया या समानता नहीं करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि धातु को प्रकट करने वाली, धातु का मतलब हो गया 1 2 3, जिसके बातम कक्षा में 1 हो, 2 हो, 3 हो, वह कन्फर्म है कि वह क्या होता है, मेटल होता है। और 4 के बाद इधर जो भी होता है वह समानता क्या होता है, नॉन मेटल होता है। नोट कर लीजिएगा, 1 से 3 तक मेटल एकदम कन्फर्म होगा और 4 से ऊपर जो भी है वो नॉन मेटल कन्फर्म 90% है, पूरा नहीं, कुछ कुछ इसमें मिलेगा। लेकिन 1 से 3 तक में टोटल मेटल होगा, सिर्फ 2 एलिमेंट को छोड़ करके, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके बातम कक्षा में 1 है, इसके बातम कक्षा में 2 है। दोनों मेटल जैसा है लेकिन दोनों नॉन मेटल में है। हालांकि हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन मेटल का ग्रुप में भी आता है और नॉन मेटल का ग्रुप में आता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर धातु अधातु की दृष्टि से पूछा जाए तो हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल ही होगा। क्लियर हो गया। तो आंसर हम लोग देंगे यहाँ 1 भी देंगे, 2 भी देंगे, 3 भी देंगे, तो डी ऑप्शन लगाना होगा। सभी कथन क्या है, सत्य है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हाँ, निम्न में किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया था। देखिए फेन उत्प्लावन विधि में क्या होता है ना, एक अयस्क जैसे मान लो कि आपने FeS लिया, Fe2O3 लिया, अयस्क लिया, तो सबसे पहले इसको साफ करना होता है। सबसे पहले इसको क्या करना होता है, साफ करना होता है। तो साफ करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रण, साफ करने की प्रक्रिया को ही इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सांद्रण कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो सांद्रण के लिए कई विधि है। अशुद्धिक जैसे बताओ, मान लो कि गेहूं में लकड़ी मिला हुआ है, डट्टी मिला हुआ है, तो उसको हटाने कई तरीका है। गेहूं को अगर पिसवाना है तुरंत उसको पानी में डालेंगे तो सारा डट्टी अलग हो जाएगा। सूप से फटक करके, हाथ से चुन करके, हवा से उसा करके, इस प्रकार से अशुद्धि को हटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन लोग के ऑक्साइड को भी में भी जो अशुद्धि है उसको हटाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, समझ गए। उसी में एक फेन उत्प्लावन विधि है। फेन उत्प्लावन विधि का मतलब हुआ इसमें झाग उत्पन्न किया जाता है। फेन उत्प्लावन का मतलब हो गया कि इसमें झाग करते हम लोग उत्पन्न करते हैं और इसी झाग में अशुद्धियां फंस जाती है और अलग हो जाती है। तो खास करके यह विधि जो होता है सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग होता है। आंसर क्या मारिएगा, सी। जैसा कि आप देख सकते हैं FeS फेरस सल्फाइड, यह जो है अगर सल्फाइड मिला हुआ रहे, किसी भी अयस्क में अगर सल्फाइड मिला हुआ है, तब उसको हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से झाग उत्पन्न कर करके और अशुद्धि को अलग कर लेते हैं। चलिए, और फेन उत्पन्न करने के लिए, झाग उत्पन्न करने के लिए हम लोग तारपीन का तेल यूज करते हैं। किसका तेल करते हैं, तारपीन का, या फिर यूज करते हैं यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का यूज करते हैं, लिप्टस का यूज करते हैं। ऐसे इसको हम लोग लिप्टस भी बोलते हैं। लिप्टस का पेड़ बहुत लंबा होता है, चिकना होता है। गर्मी के दिन में तो लिप्टस का पेड़ बहुत चिकना हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड प्राप्त करना क्या कहलाता है। जैसे एक बात समझो बाबू, जैसे मान लो कि ए लिए, Fe2O3 लिए, या कुछ भी ले लो, मान लो कि लोहा का सल्फाइड ले रहे हम लोग, है ना। तो ऑक्साइड प्राप्त करना है, अयस्क जो है, अयस्क जो हम लोग लिए, तो ये अयस्क लिए दो ना, तब अयस्क लेने के बाद हम लोग का अगला प्रक्रिया होता है ऑक्साइड प्राप्त करना। प्रक्रिया के बाद समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अयस्कों का सांद्रण करते हैं, मतलब साफ करते हैं। सांद्रण का मतलब क्या हो गया, साफ करना। दूसरा विधि होता है बेटा ऑक्साइड प्राप्त करना। दूसरा विधि क्या होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना। जिसको आप साफ करके ले आए उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तीसरा प्रोसेस हुआ, ऑक्साइड जब प्राप्त हुआ
तब उसको हम लोग ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति करेंगे, धातु की प्राप्ति करेंगे। और चौथा विधि जो हो गया इसमें प्यूरिफिकेशन हो गया, शुद्धिकरण हो गया। जो धातु प्राप्त होते हैं उसी को फिर शुद्ध करते हैं, तब जाकर के शुद्ध मेटल की प्राप्ति होती है। तो ऑक्साइड प्राप्त करने की दो विधि है। ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए ऑक्साइड प्राप्त करने की दो विधि है। एक विधि का नाम है जारन, एक विधि क्या नाम है? जारन। और इसी को हम लोग भर्जन भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन भी कहते हैं। और एक विधि इसमें और होता है निस्तापन, निस्तापन। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया रोस्टिंग और ये हो गया कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। जारन और भर्जन दोनों एक ही प्रोसेस है, समझ गए? देखिए यहाँ ये समझिएगा, निस्तापन मतलब इसमें बाहर से वायु नहीं दिया जाता है। वायु का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और जारन विधि में वायु के मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी होता है। तब एक बात समझो कि हम इस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, पहले इसमें पहले से देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन मिला हुआ है, मिला हुआ है ना, ऑलरेडी यह ऑक्साइड है। Fe2O3 जो है ऑलरेडी ऑक्साइड प्राप्त है। तो जब ये ऑक्साइड प्राप्त है ये है, तो फिर इसको ऑक्साइड ऑक्सीजन देने की क्या जरूरत है? तो इस प्रकार का जो भी अयस्क होगा जो ऑक्साइड फॉर्म में पहले से ही है, तब उसको हम लोग निस्तापन विधि से गर्म करेंगे। बात समझ रहे हैं? और ये जो हो गया, इसमें देखो FeS में फेरस के साथ सल्फर मिला हुआ है, इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। तब इसको हम लोग जारन विधि से गर्म करेंगे, हवा दे करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे क्या होगा कि सल्फर हट जाएगा और लोहा की ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये पूरे मैटर को आप समझे, एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं एकदम शॉर्ट में। देखिए, तो ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए दो विधि, एक विधि हो गया जारन और इसी को हम लोग बोलते हैं भर्जन बोलते हैं, जारन और भर्जन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की जगह पर कभी कभी एग्जाम में वायु भी रहता है, इसमें जो है ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति होती है, बेटा याद रखना, उपस्थिति होती है। जबकि दूसरा जो हो गया निस्तापन कैल्सिनेशन, निस्तापन कैल्सिनेशन, इसमें जो है ऑक्सीजन या वायु की बात करें तो नहीं होता है, मतलब एब्सेंट रहता है। एकदम VVI पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। लोहे की परमाणु संख्या, राइट, लोहे की परमाणु संख्या जो है 26 होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो 30 तक हालांकि आप लोग को याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। इस तरह से आप लोग को जिंक तक आप लोग खुद याद होना चाहिए, समझ गए बात को। आप लोग 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर फर्स्ट फेज में कम से कम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की। निम्न में किससे सबसे अधिक एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? देखो, एल्युमिनियम का जो अयस्क है, सबसे टॉप लेवल का एल्युमिनियम जो है वो है बॉक्साइट, बॉक्साइट है Al2O3 सबसे टॉप लेवल का जो है यही जो है से अयस्क है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहां से होता है? बॉक्साइट से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अयस्कों में अशुद्धियों को गलाने के लिए बाहर से जो पदार्थ डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? चर्चा भी किए थे आप लोग को कि गैंग जो है एक प्रकार का अशुद्धि है। गैंग एक प्रकार का क्या है? अशुद्धि है, समझ गए। इसी को बाहर निकालने के लिए, अशुद्धि को गला करके बाहर निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे गैंग में क्या करते हैं कि ऊपर से डालते हैं फ्लक्स डालते हैं। क्या डालते हैं? फ्लक्स डालते हैं।
फ्लक्स के तौर पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला पदार्थ जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड है। तो गैंग में हम लोग फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स डालने से ये गैंग जो होता है वो पिघलने लगता है, पिघल जाता है। क्या होता है बेटा? यह पिघल जाता है, समझ गए? पिघल जाता है। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ कि गैंग और फ्लक्स का एक मिश्रण तैयार हुआ। कई बार हम डिस्कस पहले भी किए हैं। तो इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग धातु मल कहते हैं। पीछे भी आज चर्चा किए हैं इसको। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? फ्लक्स होगा आंसर सी। गैंग क्या है बाबू? तो गैंग जो है अशुद्धि हो गया। गैंग क्या हो गया? अशुद्धि हो गया। अस्लग क्या हो गया? अस्लग का मतलब हो गया धातु मल। धातु मल का मतलब हो गया कि गैंग प्लस फ्लक्स, गैंग प्लस फ्लक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, देखो धोवन सोडा को अंग्रेजी में वाशिंग सोडा बोलते हैं। वाशिंग सोडा का रियल में इसमें फार्मूला अगर पूछा जाए तो ये हो गया Na2CO3 हो गया, समझ गया। लेकिन इसका वास्तविकता पूछा जाए तो फार्मूला होता है Na2CO3 और इसके साथ जो है जल का 30 गो अणु ऐड रहता है। यही हो गया आपका किसका फार्मूला हो गया? धोवन सोडा का। धोवन सोडा या बोलिएगा इसको वाशिंग सोडा। वाशिंग मतलब साफ करने वाला। अगर बात करें एक और फार्मूला की NaHCO3 मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब होता है खाने वाला ब्रेड वगैरह के लिए जो होता है। एक और देख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा या इसी को एक और नाम है दाहक सोडा। कास्टिक सोडा या क्या कहते हैं? दाहक सोडा कहते हैं। एक और अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मिश्रण के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड को मिला देते हैं तब जो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा सोडा लाइम। क्या नाम पड़ जाएगा बेटा? सोडा लाइम। तो इस प्रकार से धोवन सोडा को किसको बोलिएगा? सोडियम कार्बोनेट को। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा बोलेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर देते हैं तब इसका नाम पड़ जाएगा सोडा लाइम। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट बिल्कुल बेटा VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्न में किस धातु के द्रवित अवस्था का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में होता है? शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? देखो परमाणु रिएक्टर, परमाणु भट्ठी में हम लोग शीतलक रूप में सोडियम का द्रवित रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 40 को। हेमेटाइट एक प्रसिद्ध अयस्क है। हेमेटाइट एक प्रसिद्ध अयस्क है जिससे किसका निष्कर्षण होता है? तो हेमेटाइट से बच्चों निष्कर्षण किसका होता है? लोहा का। किसका होता है? लोहा का। तांबा का निष्कर्षण क्यूपराइट से है ना, और जस्ता का निष्कर्षण जो हो गया जिंकाइट से हो गया, और लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। लोहा का सबसे टॉप लेवल का जो अयस्क है वो कौन है? हेमाटाइट होता है। क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है वे स्वभाव से क्या होंगे? आज ही डिस्कस किए हैं कि 1 वाला 2 वाला 3 वाला, ये 3 वजह से क्या होगा? एकदम कन्फर्म मेटल होगा। और 4 से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सारे जो है से क्या होगा? नन मेटल हो गया बेटा, है ना। इस प्रकार से हम आंसर देंगे कि यह क्या होगा? अधातु होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आंसर दो।
हेलो, चलिए क्या आंसर दिए? मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, मानव शरीर में जब लोहा की कमी होती है, और लोहा किस किस रूप में बॉडी में होता है ये पहले समझिएगा। या तो हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, या आरबीसी बोल सकते हैं, और एक और नाम आरबी हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी हो गया, और हाँ ये दो नाम हीमोग्लोबिन और आरबीसी बोलेंगे। और ये तीनों की बॉडी में कमी हो जाती है तो रोग जो होता है उस रोग को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया में मुख्य रूप से क्या होता है? रक्त की कमी होती है, बात समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसको मेंटेन करना होगा तो विटामिन B12 यूज कीजिए, या तो फिर आप फॉलिक एसिड यूज कीजिए। फॉलिक एसिड से और विटामिन B12 से हमारे शरीर में या हम लोग के शरीर में लोहा का मेंटेनेंस हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन है या जो आरबीसी है उसका मेंटेन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें लोहे की कमी वाला बीमारी एनीमिया न तो ए है, न बी है और न सी है। तो आंसर क्या मारना होगा? डी मारना होगा। टाइफाइड वगैरह जो है यह जो है से गंदे पानी का यूज करने से होता है ना, पानी की कम में दूषित होने से। निमोनिया बीमारी जो है ठंडा से हो जाता है, खास करके इसमें फेफड़ा प्रभावित होती है। मलेरिया से बुखार, लिवर वगैरह पूरा बॉडी प्रभावित होती है, बुखार का समस्या बन जाता है। मच्छर से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो बुखार आती है वह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जंग एक संक्षारण क्रिया है, बात सही है। जंग एक संक्षारण का मतलब होता है बेटा नष्ट होना। मतलब जंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु नष्ट होता है, और खास करके जंग किस पर लगता है? लोहा पर लगता है। और अगर हम लोग जंग की बात करें फार्मूला का, तो जंग का फार्मूला हो जाएगा Fe2O3, और इंग्लिश में इसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो जंग या रस्ट का फार्मूला हो गया Fe2O3 हो गया, समझ रहे हैं। और जंग लगना जो एक प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है, इसको नोट करिएगा। जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और ऑक्सीकरण एक प्रकार का दहन भी कहलाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि लोहा पर यदि जंग लग रहा है तो लोहा का ऑक्सीकरण हुआ, लोहा का दहन हुआ। इस कंडीशन में जब रस्ट लगता है, जब जंग लगती है, तो जंग लगने पर लोहे की भार बढ़ जाती है। रखिएगा, लोहे की भार जो है बेटा बढ़ जाती है, नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से रस्ट पर जिक्र करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, रिकॉल करते हैं। जंग लगना एक संक्षारण क्रिया है, इसमें लोहा नष्ट होता है, इंग्लिश में इसको रस्ट बोलते हैं। जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जंग लगना एक दहन प्रक्रिया है, दहन मतलब जलना एक प्रक्रिया है। जब जंग लगती है तो लोहे की भार बढ़ जाती है, क्योंकि लोहा के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इसलिए लोहा का भार बढ़ जाती है। जंग से बचने के लिए हम लोग उसको में पैराफिन लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, जो भी करना करिए, जस्ता कलिप चढ़ाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन ए आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भंगुरता का निम्न में कौन सा, भंगुरता का गुण कहाँ पाया जाएगा? भंगुरता का मतलब हुआ कि मारे तो चूर चूर हो जाए, जैसे सूखा हुआ मिट्टी का ढेला, ईंट हुआ, इस सबको अगर इस पर लोड दीजिएगा, तोड़िएगा, चोट देंगे तो यह जो है चकनाचूर हो जाएगा। तो याद रखिए बेटा, जो भंगुरता का गुण है, ब्रिटल भंगुरता का जो गुण है, ब्रिटनेस का, यह गुण किसमें पाई जाती है? अधातुओं में पाई जाती है, अधातु में पाई जाती है। तो लोहा जो है से आपका मेटल धातु है, तांबा भी मेटल है, सोना ही मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा? डी बन जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में किसे दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है? दाहक सोडा को ही कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं बेटा? कास्टिक सोडा बोलते हैं, जो कि चर्चा किए भी हम। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो आंसर क्या मारिएगा? सी मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लोहे का शुद्ध रूप है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? याद रखिएगा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो है पिटवा लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 1% से भी कम होती है। 1% से भी कम होती है किसमें? पिटवा लोहा में। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा और कास्ट आयरन दोनों एक ही है, यानी बी और ए जो सी ऑप्शन है दोनों एक ही है। ढलवा लोहा को ही कास्ट आयरन बोलते हैं, जो कि लो क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? लो क्वालिटी का होता है। तो सबसे बढ़िया कौन होगा? पिटवा लोहा। दैट मीन्स आंसर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अब हम लोग जिक्र करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ए लड़का झुकेगा? देखो पंकज झुक रहा है बेवकूफ कहीं का। अरे पंकज झुक क्यों रहा रे? झुको नहीं। अच्छा अच्छा, पुष्कर झुक रहा था। पुष्कर तो है भी नहीं आज। 47 देखो बच्चा, निम्न में सबसे अधिक वायर का निर्माण किस धातु से होती है? वायर का निर्माण किस धातु से हो रही है? सबसे अधिक आज के डेट में अगर बात पूछा जाए तो यह देखा जाए तो कॉपर का जो है से तार सबसे अधिक निर्माण हो रही है। आंसर सी होगा। देखो बच्चों, अभी जो डाटे आप लोगों को सो रहा है, देखो चलिए हम देख नहीं रहे कौन बच्चा सो रहा है नहीं सो रहा है, ऐसी मजाक में बात किए हम। और जो बच्चे कमजोर दिल के हैं वो डर गए। बहुत से बच्चा जानते हो सही में सूत कर पढ़ रहा था, ऊपर से उठ के बैठ गया था, सर देख रहे। अरे बेवकूफ कहीं का, हम आपको कैसे देखेंगे? हम तो कहीं और हैं। लेकिन जैसे पंकज को पुष्कर को डांटे तो जो है जो बच्चा सूत कर पढ़ रहा था वो पट से क्या हो गया? उठ करके बैठ गया होगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं। बेसेमर विधि। बेसेमर विधि जो है एक प्रकार का इस्पात बनाने का प्रोसेस है। बेसेमर विधि से ही इस्पात का निर्माण करते हैं। और हम लोग देखो इस्पात क्या है? इस्पात क्या है? इस्पात जो है बेटा याद रखिएगा मिश्र धातु है। इस्पात क्या है? मिश्र धातु है। किसका है? तो लोहा का इसमें हो, लोहा के साथ साथ कार्बन रहेगा और कार्बन के साथ साथ इसमें जो है निकिल हो सकता है। समझ गए? कोबाल्ट हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, बहुत तरह का चीज मिलाया जाता है। लेकिन एक बात है कि फेरस और कार्बन, लोहा और कार्बन जरूर होगा। समझ गए? कार्बन की मात्रा बढ़ाइएगा तो भंगुर होगा, इस्पात बनेगा, और कार्बन की मात्रा कम होगा तो भंगुरता थोड़ा कम होगा। तो इस्पात मिश्र धातु है और इस इस्पात का मुख्य कंपोनेंट जो है क्या है? लोहा होगा। और इस्पात की जब बात की है हम लोग, इस्पात का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? स्टील होता है। क्या होता है? स्टील। और इसका एक और नाम, हिंदी नाम है फौलाद। औलाद नहीं, फौलाद। इतना है याद रखिएगा। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता सबसे अधिक कहाँ होता है? स्टील में होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता कहाँ होता है? स्टील में होता है। नोट कर लीजिएगा। प्रत्यास्थता का मतलब हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी आकार मुड़ जाती है, लेकिन फोर्स हटाने पर पुनः अपने जगह पर चले जाए तो उसी को हम लोग प्रत्यास्थ कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की। राजस्थान की खेतड़ी। राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है जो प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। राजस्थान का नाम याद रहा है? भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर राजस्थान बसा हुआ है। जैसे देख लो यहाँ पर, मान लो कि इस प्रकार से इंडिया का नक्शा अगर है, देख रहे हैं,
इस प्रकार से अगर इंडिया का नक्शा है तो ये जो आप बेल्ट देख रहे हो यही राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी जगह है जो किस लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के प्रसिद्ध, याद रखिएगा। और राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थित है, थार मरुस्थल। और इसके इसी क्षेत्र में हम लोग यूपी बिहार हो गए यहाँ पर, तो हम लोग से बिहार से ठीक पश्चिम में है, बिहार से ठीक पश्चिम में राजस्थान पड़ता है। यही कारण है कि जब पछुआ हवा चलता है तो हम लोग के यहाँ एकदम गर्म हवा मिलती है। कब? जब गर्मी का मौसम होगा तब। और ठंडा के मौसम में जब पछुआ चलेगा तो एकदम ठंडा हवा बहती है, क्योंकि पूरा राजस्थान लगभग जो थार मरुस्थल है वो पूरा बालू से भरा हुआ है। इसीलिए गर्मी के दिन में अधिक गर्म और ठंडा के दिन में अधिक ठंड हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो अब के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन सा धातु मुद्रा धातु नहीं है? मुद्रा धातु के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सोना चांदी तांबा। सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा। सोना का जो सिंबल होगा एयू होगा, चांदी का सिंबल एजी होगा और इसका कॉपर होगा। एक्चुअली में टेबल में बात किया जाए तो टेबल में कॉपर और चांदी सोना इस प्रकार का बना हुआ होता है। फर्स्ट का बी ग्रुप में होता जाए, देख लीजिएगा। इसी वर्ग को हम लोग बोलते भी हैं मुद्रा वर्ग। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मुद्रा वर्ग बोलते हैं फर्स्ट के बी को। ठीक है, देखो इसमें जो है फर्स्ट का बी में एक नीचे अभी कंप्लीट नहीं है, 3 एलिमेंट है। अब तीनों का तीनों मुद्रा का प्रयोग हो चुका है। सोना का भी बना मुद्रा, चांदी का भी है, तांबा का भी है। तो आप पढ़ेंगे तो पता है क्या मिलेगा, तांबा चांदी सोना। लेकिन तांबा चांदी सोना जो वर्ड बोलिएगा, पहले तांबा का नाम, तब चांदी, तब सोना, तो बोलने में सुटेबल नहीं है, याद होने पर आसानी होगी। इसलिए मैंने नीचे से पढ़ गया सोना चांदी तांबा। ये तीनों का जो है मुद्रा बन चुका है। कॉपर का ही मुद्रा बना है, सिल्वर का ही मुद्रा बना है, सोना का ही मुद्रा, मुद्रा का मतलब रुपया पैसा का सिक्का जो होता था पहले, करेंसी, और लोहा का नहीं बना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, चूंकि आपसे नहीं पूछ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में किसे बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है? देखिए फेरस सल्फाइड जो होता है बेटा, FeS को हम लोग झूठा सोना कहते हैं। जो लोहा में सल्फर मिला होता है, ये जो लोहा का जो सल्फाइड एस के है, ये दिखने में बिल्कुल लोहा सोना जैसा लगता है, लेकिन सोना रहता नहीं है। इसलिए इसको झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। हाइड्रोजन के जलने से प्राप्त होता है, हाइड्रोजन के जलने से प्राप्त होता है, हाइड्राइड प्राप्त होगा कि वाटर प्राप्त होगा कि हेवी वाटर? आंसर होगा वाटर। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आप लोग को। वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? जल कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू यहाँ क्या बनता है? जल बनता है। बैलेंस नहीं कर रहे हम। देखिए यहाँ पर क्या होती है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो देखिए हाइड्रोजन का जब ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? किसी के साथ अगर मेटल पहले से अकेला है, मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं दहन, इसी को बोलते हैं जलन। मेटल में जब ऑक्सीजन की मात्रा, या कोई भी धातु में हो, मेटल में खास करके मेटल होता है यहाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ से ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए बोलेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, दहन हुआ, मतलब हाइड्रोजन जला, तो क्या बनेगा? जल का निर्माण होगा। आंसर क्या होगा? बिहार होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। रस्टिंग प्रक्रम है। रस्टिंग का मतलब हो गया बेटा रस्ट। रस्ट का हिंदी होता है जंग होता है। सब लोग देख रहे हो ना? अब बताओ जंग क्या होगा? कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी और टेस्ट में भी डिस्कस किए हैं। रस्टिंग क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, अवकरण होगा, बेसेमर होगा, क्या होगा? अभी जस्ट हम डिस्कस किए हैं। रस्टिंग जो है इसे ऑक्सीकरण में होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। आंसर क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। तापानुशीतलन
तापानुशीतलन क्या है? इस्पात बहुत हार्ड होता है, पता है ना? इस्पात का मतलब क्या होता है? स्टील। स्टील बेटा बहुत हार्ड होता है। अगर स्टील पर फिर से वर्क करना कुछ भी हो तो उस पर वर्क नहीं होगा। स्टील का कोई चीज अगर तैयार हो गया बन करके तो उसको सोचिए अगर फिर से उस पर वर्क करें तो वर्क करने के पहले, उसको पीट पाट करने के पहले उसको मुलायम करना होगा, क्योंकि वो टेम्पर हो जाता है स्टील। तो नरम, जो स्टील को नरम करते हैं, स्टील के जब हम लोग क्या करेंगे? नरम करेंगे। नरम करने की प्रक्रिया, नरम करने की जो प्रक्रिया होगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तापानुशीतलन। तापानु क्या बोलते हैं? शीतलन बोलते हैं। तब इसमें स्टील को क्या करते हैं? नरम करते हैं। तो इस्पात का नरम करने की प्रक्रिया, आंसर क्या मारेंगे? डी मारेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआईबी है, बेटा ध्यान दो। कठोरता का मतलब होता है कठोरता, किसी कठोरता? जल की कठोरता, मतलब हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना? जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होता है टेम्पोररी कठोरता, हार्डनेस, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी का मतलब हो गया अस्थाई कठोरता और परमानेंट का मतलब हो गया अस्थाई कठोरता। कठोरता, जल की कठोरता दो प्रकार के, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। देखिए, अस्थाई कठोरता क्या है? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का जब बाइकार्बोनेट मिला हुआ रहे, मतलब ऐसे समझो, कैल्शियम प्लस बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम प्लस बाइकार्बोनेट अगर इस रूप में दिखता है, मतलब अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अगर रूप में रहता है, तब जो कठोरता उत्पन्न होगा उसको हम लोग बोलेंगे अस्थाई कठोरता, यानी टेम्पोररी हार्डनेस। और यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में क्या मिला हुआ हो? सल्फेट मिला हुआ हो, या इसके साथ क्लोराइड ऐड हो, तब इस तरह से जो हार्डनेस उत्पन्न होता है उसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। तो ये अस्थाई यानी परमानेंट हार्डनेस उत्पन्न करेगा। एक बात को समझो, चाहे हार्डनेस टेम्पोररी हो या हार्डनेस परमानेंट हो, दोनों में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे, दोनों में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे। लेकिन क्या है कि टेम्पोररी में बाइकार्बोनेट ऐड रहेगा उनके साथ, और परमानेंट में उनके साथ सल्फेट या क्लोराइड ऐड रहेगा। बात समझे? तो ये हम लोग हार्डनेस की बात किए। तो यहां पर आपका प्रश्न है कि जल में अस्थाई कठोरता। अब क्वेश्चन देखिए, जल में अस्थाई कठोरता मतलब परमानेंट, तो क्या कहिएगा? किसके कारण? कार्बोनेट के कारण, क्लोराइड के कारण, कि सल्फाइड के कारण? देखिए, बाइकार्बोनेट होता तो अस्थाई होगा, अस्थाई की बात करा है तो सल्फेट होगा और क्लोराइड होगा। तो आंसर क्या मारेंगे बेटा? बिहार मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। दिया सलाई के निर्माण में निम्न में किसका प्रयोग? दिया सलाई जो हम लोग आग लगाने के लिए सलाई का प्रयोग करते हैं ना, उसी की बात हो रही है। उसमें लाल फास्फोरस का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में किस गैस की जो गंध है सड़ी हुई मछली जैसी होती है?
तो सड़ी हुई मछली जैसा गंध निकलता है फॉस्फीन से, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रत्यास्थ या हैवी रबर बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में किस पदार्थ को मिलाया जाता है? देखो एक नॉर्मल जो रबर होता है, एक नॉर्मल जो रबर जो होता है, इस रबर को आप खींचिएगा तो यह टूट जाएगा। तब इसको लास्टिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसी नॉर्मल रबर में हम लोग ऐड करते हैं सल्फर। किसको ऐड करते हैं? सल्फर। तब जाकर के जो है से मजबूत रबर और एक खिंचाव वाला रबर का निर्माण होता है। तो आंसर क्या दीजिएगा? सी दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारी जल के निर्माण में हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का उपयोग होता है? देखो अगर हम बात करें साधारण जल की, साधारण जल की, तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कहिएगा तो 2:1 होगा। लेकिन भार का अगर रेशियो बात करें हम लोग, तब यहाँ जानते हैं भार कितना हो जाएगा? एक भार का रेशियो अगर निकाला जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका भार का अनुपात हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। समझ गए? अगर हम लोग भारी जल की बात करें तो भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, और इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। इसका अनुभार कितना होता है? 18 होता है। देखिए भारी जल में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? H1 का प्रयोग करते हैं। भारी जल में हम लोग हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक को? ड्यूटोरियम समस्थानिक को H12 का प्रयोग करते हैं। यह 2 रहेगा और ऑक्सीजन ऐड रहेगा, मतलब D बराबर जो होता है H12 हो गया। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए इसी को H12 को ड्यूटोरियम बोलते हैं, ड्यूटोरियम से D लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। बलनीकरण। हाँ देखो पिछले जो क्वेश्चन था रबर वाला, उससे बताना भूल गए। जो रबर होता है नेचुरल रबर में सल्फर जो मिलाए और एक मजबूत रबर का निर्माण किए, मजबूत रबर का निर्माण किए ना, तो ये जो प्रक्रिया हुआ इसी को हम लोग कहते हैं बल्कनीकरण। क्या कहते हैं इसको? बल्कनीकरण। तो बल्कनीकरण में क्या होता है भाई? तो नेचुरल रबर में, एक नॉर्मल रबर में सल्फर मिला करके और उसको भारी बढ़िया और लास्टिक रबर बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हेवी रबर का निर्माण, आंसर बिहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61। पटल पर सिलिकॉन की मात्रा। देखिए 2 दिन पहले हम डिस्कस किए थे कि पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है इसको पहले 3 भाग में बांट दो। ऐसे ऊपर वाला भूपटल हो गया यानी क्रस्ट हो गया, ये आपका प्रावार हो गया मतलब मेंटल हो गया, ये आपका क्रोड हो गया मतलब कोर हो गया। इसे बताए थे कुछ दिन पहले कि सिलिकॉन जो होता है लगभग 26% होता है, और ऑप्शन में 28% लगभग दिया हुआ है। आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग लाइन क्या दर्शाता है? देखो जिग जैग लाइन कहते किसको है? इस प्रकार के जो लाइन बनती है इसको जिग जैग लाइन बोलते हैं। मतलब इस प्रकार ऐसे जो लाइन बनती है इसको जिग जैग लाइन बोलते हैं। तो जिग जैग लाइन जो टेबल में है इस तरह से जानते हैं, मेटल नॉन मेटल को अलग करते हुए इस तरह से ऐसे करके, और तिरछा एक लाइनिंग बनता है देखिएगा टेबल में, समझ गए? तो यह जो है उपधातु को, किसको? उपधातु को का ये दर्शाता है। और उपधातु से इधर जो होगा राइट साइड में जो होगा वह मुख्यतः अधातु होता है, और उपधातु से जो बाएं साइड होता है वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो जिग जैग लाइन जो है हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में धातुओं को अधातुओं को उपधातु है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।
तो उपधातु से लेफ्ट में कौन हो जाएगा? धातु, और राइट में हो जाएगा अधातु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारी जल और साधारण जल के भार का अनुपात क्या होगा? भी डिस्कस किए थे। साधारण जल 18 और D2 भारी जल का भार कितना होता है? 20। तो रेशियो पूछ रहा है 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, मतलब साधारण जल और भारी जल का अनुपात 9:10 होगा। लेकिन सॉरी, क्वेश्चन में पहले भारी जल है, देखो यहाँ पहले भारी जल है, तो भारी जल का रेशियो पलट जाएगा, मतलब हो जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब पहले D2O को लिखिएगा और तब लिखिएगा H2O को। चूंकि क्वेश्चन में पहले भारी जल की बात कर रहा है, तब 20 अनुपात कितना हो जाएगा? 18, तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 9। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और ध्यान दो, कभी भी अनुपात का क्वेश्चन रहे तो अनुपात में क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। अगर अनुपात उल्टा पलटा रहेगा तो आंसर उल्टा पलटा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64। टाका या शोल्डर बना होता है। टाका या शोल्डर बना होता है, और टाका या शोल्डर का एक और नाम बोलते हैं रांगा। क्या बोलते हैं? रांगा। जिससे आप लोग तो अब नहीं देखे होंगे रांगा, बहुत पहले 10 साल 20 साल पहले जो है रांगा होता था। हालांकि आज भी रंगा का प्रयोग हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर, आज भी रंगा का प्रयोग हो रहा है तार वगैरह जोड़ने के लिए। समझ गए? तो रांगा शोल्डर जो है ये है क्या? तो जानते हैं रांगा का निर्माण जो है पीबी और एसिन, मतलब सीसा और टीन, सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। दैट मीन्स क्या मारेंगे हम लोग? बिहार मारेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको लिख लो। टाका का तो याद हो गया आपको, टाका का तो याद हो गया पीबी प्लस एसिन टीन, है ना। अब हम बात करते हैं अगला के लिए, कांसा के लिए। कांसा एगो होता है कांसा, कांसा का हो गया कॉपर प्लस टीन हो गया। कॉपर प्लस टीन कहीं है इसमें? हाँ ये है, टीन प्लस कॉपर। तो यह जो है निर्माण करेगा किसका? कांसा का निर्माण करेगा। और कांसा को अंग्रेजी में हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा होता है। और कॉपर और जिंक मिला दोगे, कॉपर और जिंक मिला दोगे तब किसका निर्माण होगा? पीतल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पीतल का, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। बेटा तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका पीतल। सब ऑप्शन में है ये था, ध्यान नहीं दिए हम। पीतल यानी कि ब्रॉन्ज। तो सीसा और टीन, टाका शोल्डर रंगा का निर्माण करेगा। कॉपर और जेडिन पीतल का निर्माण करेगा। और टीन और तांबा कांसा का निर्माण करेगा। नोट कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बिहार हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या फिर से लिख दे इसको? एक बार नोट करो ना फिर से इसको। देखो, अगर कॉपर और जिंक मिला हुआ रहेगा, कॉपर और जिंक, तब जो बेटा ये पीतल का निर्माण करेगा। और अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रास बोलेंगे। ठीक है। अगर कॉपर के साथ अगर हम लोग टीन मिला दें, समझ गया, मतलब सी वाला ऑप्शन के अनुसार, तब जो है एक कांसा बनेगा। क्या बनेगा? कांसा बनेगा। और अंग्रेजी में इसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। अगर हम लोग पीबी और एसिन टीना को मिला देंगे तब क्या बनेगा? टाका बनेगा, शोल्डर बनेगा, और या इसको बोल सकते हो क्या बनेगा? रांगा बनेगा। तो तीनों पॉइंट को आप जो है से नोट कर लीजिएगा, VVI पॉइंट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्न में कौन सी गैस दम घुटने वाली गैस है? राइट, दम हाइड्रोजन से दम नहीं घुटेगा। नाइट्रोजन तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं। ऑक्सीजन तो खैर हम लोग भाई प्राणवायु है, एकदम याद रखिएगा, प्राणवायु के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन जो है आग पर कंट्रोल करता है, आग को नियंत्रण करता है। हाइड्रोजन को याद है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। और संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? हाइड्रोजन। याद हो गया?
सबसे ज्यादा संसार में कौन है? हाइड्रोजन मिलता है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं इसको, और यह सबसे हल्का है। सबसे हल्का गैस है ना, सबसे हल्का तत्व। दो पॉइंट याद रखिए, सबसे हल्का गैस और सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। चलिए, तो दम घुटने वाला गैस हो गया इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर डी मारिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इलेक्ट्रॉनिक जगत में मेमोरी कार्ड या चिप्स का निर्माण। बेटा देखो, सबसे ज्यादा चिप्स का निर्माण जो होता है सिलिकॉन से होता है, कार्बन से होता है, समझ गए। लेकिन सबसे ज्यादा ये किसका हो रहा है? सिलिकॉन का हो रहा है। और यह जो है बेटा याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। अर्धचालक है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है, और इसकी वैलेंसी भी कितना होती है? 4 होती है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। चर्म रोगों के इलाज के लिए किस पदार्थ का प्रयोग ज्यादा हो रहा है? चर्म रोग, स्किन यानी चमड़ा से संबंधित जो भी रोग है, खुजली, कलकल वगैरह जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है सल्फर का। सल्फर का मतलब क्या हुआ? हिंदी क्या होता है? गंधक। आंसर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक कर देता है। सुचालक गलती लिखा गया है, सुचालक होता है। क्योंकि इसमें क्या होगा? देखो, अगर आपको याद रखना बेटा, अगर चालक होगा तो 3 बात याद रखिएगा। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा उसमें आयंस होगा। क्या होगा? आयंस होगा। तीसरा बात रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इतना होना चाहिए। ये ठोस पदार्थ में काम करेगा, यह जो है द्रव पदार्थ में काम करेगा, और ये जो है काम करता है किसमें? अर्धचालक पदार्थों में। कोई पूछेगा कि लोहा है या तांबा है, सोना चांदी है, इसमें करंट क्यों बहता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी लिक्विड में, जैसे मान लो कि H2SO4 की बात करें, किसी बात करें, तो इसमें करंट क्यों बहता है? क्योंकि इसमें आयंस होती है। अर्धचालक में क्यों करंट बहता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? होल्स होता है। पूरी बात को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो ग्रेफाइट है, ठोस पदार्थ है, तो इसमें क्या हो सकता? आयन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन होल्स होगा नहीं। तब यहां पर आंसर देंगे हम लोग, इसमें आयंस पाए जाते हैं? नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, आंसर बिहार होगा। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा कि सर कार्बन तो अर्धचालक है, तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल्स का निर्माण होगा। नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। जब हम लोग अर्धचालक से नैज अर्धचालक बनाते हैं ना, तब करंट का प्रवाह होता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग बनाते हैं सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन में कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ मिलावेंगे, तब जाकर के उसमें इलेक्ट्रॉन होल्स का निर्माण होता है और करंट का बहाव होगा। सिंपल वे में जितना सिलिकॉन हो या कार्बन हो, करंट का प्रवाह उसमें नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69। साधारण जल में परमाणु की संख्या या आयतन का अनुपात क्या होगा? तो साधारण जल का मतलब क्या हुआ? H2O। तो हाइड्रोजन अनुपात क्या? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु कै गो? 2 गो। ऑक्सीजन परमाणु कै गो? 1 गो। यानी अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पीतल के निर्माण में, यानी पीतल किसका मिश्रण है? अभी आप लोग बताए थे, पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। यहीं पर हम लोग आज का क्लास स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।